Hello students and welcome to this new lecture where we'll see the continuation part of your chapter number 5. हमने लास्ट टाइम आज़ाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तक खत्म कर दिया था। हमने बात की थी आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस की, उनके स्टार्टिंग की। अब हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की थोड़ा डिटेल में और आज़ाद हिंद फौज की। चलिए, आफ्टर ब्रेकिंग द टाइट ब्रिटिश सिक्योरिटी, भाई मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सुभाष चंद्र बोस जो है वो ब्रिटिश सिक्योरिटी, वो घर पे इम्प्रिजेंट थे, ठीक है। घर में उनको बंदी बना के रखा गया था उनकी सेहत की वजह से। तो ब्रिटिश सिक्योरिटी को तोड़ के एकदम बुद्धि से वो जापान चले गए, ठीक है। बर्लिन से जापान चले गए एक सबमरीन में 1943 में। उसके साथ साथ रास बिहारी बोस जो है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जिन्होंने बनाया था, ठीक है, वो रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इनवाइट किया कि भाई आप एक काम करिए, आप आ जाइए और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का आप लीड मतलब हेड बनिए, ठीक है। लीड कीजिए, उसको लीडर बनिए। जापान जो है वो हर काइंड की हेल्प प्रोवाइड करेगा, हर तरीके की हेल्प प्रोवाइड करेगा इंडियन फ्रीडम के लिए। और उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि भाई जापानीज आर्मी जो है वो इंडिया के तरफ आगे बढ़ेगी, इंडियन प्रोविंसेस को कैप्चर करेगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वहां पे बनाएंगे वो लोग, और जापान उनको मदद करेगा। तो जापान की बहुत ही बड़ी हेल्प मिलने वाली थी हम इंडियंस को, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को और सुभाष चंद्र बोस की पार्टी को, उनकी लीग को, आजाद हिंद फौज को। जापानीज आर्मी जो है वो इंडिया को कैप्चर करने वाली थी। धीरे धीरे जितना इंडियन प्रोविंसेस को कैप्चर करती जाएंगी उतने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनते जाएंगे, ठीक है, और जापान उनको हेल्प करेगा। ऑन जुलाई 2 1943 सुभाष चंद्र बोस जो है वो सिंगापुर चले गए जापान से, और वहां पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रेसिडेंट तरीके से वो इलेक्शन में जीत गए थे, वो प्रेसिडेंट बन गए ऑन जुलाई 4 1943। तो जुलाई 4 1943 में वो प्रेसिडेंट बन गए थे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के। मोर ओवर रास बिहारी बोस जो है वो रिटायर्ड हो गए, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी मतलब आजाद हिंद फौज में वो जो पोजीशन पे थे, हेड के पोजीशन पे, वहां से वो रिटायर हो गए और सुभाष चंद्र बोस को हेड बना दिया। इंडियंस वहां पे जो रहते थे, ठीक है, एक प्रॉपर लीडर मिला, एक काबिल लीडर मिला उनको अपनी मदरलैंड को फ्री करने के लिए, ठीक है, इंडिया को फ्री करने के लिए काबिल लीडर मिला था उनको। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोला गया था। उनके स्पीचेस और उनके रेडियो में, मतलब जो भी बोलते थे वो रेडियो में, स्पीचेस में जो भी बोलते थे, वो ऐसे स्लोगन्स दिए हैं जैसे चलो दिल्ली, लेट्स मार्च टू दिल्ली, दिल्ली, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो ये चीज सुभाष चंद्र बोस ने बोली है। उनके गाइडेंस में एक अलग गवर्नमेंट फॉर्म हुई, ठीक है, एक पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म हुई हमारे इंडिया के लिए। और उन्होंने वहां पे बैठ के, ठीक है, इंडियंस को जो साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं, म्यांमार है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ये सारे जो साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी इंडियंस रहते हैं, ठीक है, उनको बोला कि भाई आप इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए ये जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाइए और तैयार रहिए। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा हमारी आजादी के लिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट बाय सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म की थी और उनके वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, ठीक है। उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने कंपेनियंस को दे दिए और एक कैबिनेट बनाया। ये गवर्नमेंट जो है वो जापान, जर्मनी, इटली, चाइना, बर्मा, ये सारे लोगों ने रिकॉग्नाइज की थी, मतलब मान लिया था कि ये गवर्नमेंट बनेगी जब इंडिया फ्री होगा तब। दिस गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज और ट्राई कलर एज नेशनल फ्लैग। तो ये गवर्नमेंट जो है उन्होंने हिंदी को रिकॉग्नाइज किया था एज अ नेशनल लैंग्वेज, और ट्राई कलर जो हमारा अभी जो फ्लैग है उनको नेशनल फ्लैग घोषित किया था। ऐसा डिसाइड हुआ था कि भाई जापान को मदद करके, उनकी जो आर्मी है वो जापान को मदद करके इनकम कमाएगी, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट रोल और प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट कर सकेगी। फिर नेताजी जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वहां पे विजिट किया और शहीद और स्वराज्य वहां पे नाम दिया।
शहीद और स्वराज्य, मार्टियर एंड इंडिपेंडेंस, वायलेंस को नाम दिया। चलिए अब हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बाबू की, सुभाष चंद्र बोस की, जिनको सुभाष बाबू भी बोला जाता है। उनका लास्ट स्टेप क्या था और वो कैसे शहीद हुए? तो इन मई 1944 नेताजी के लीडरशिप के अंडर, नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस, उनके लीडरशिप के अंदर मिलिट्री यूनिट्स आ गए थे और रंगून कैप्चर किया, प्रोम कैप्चर किया, कोहिमा कैप्चर किया। कोहिमा जो अभी नागालैंड का कैपिटल है, ठीक है, वहां तक वो पहुंच गए थे और मणिपुर तक पहुंचे, इम्फाल वहां पे मार्च किया उन्होंने। ये सारा जो काम वो कर रहे थे, एक एक करके कैप्चर करने का शुरू कर दिया था उन्होंने। वो समय पे क्या हुआ, जापान पे वो दो बड़े एटम बॉम्ब्स गिरे, नागासाकी और हिरोशिमा पे, ठीक है, वो आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो एटम बॉम्ब्स ड्रॉप हुए थे जापान में। अब क्या हुआ कि जापान जो प्रोविजनल गवर्नमेंट को फाइनेंशियल हेल्प दे रहा था, पैसे दे रहा था, ठीक है, वो बंद हो गए, वो बंद हो गए। और ब्रिटिश के जो प्लेन्स थे, ठीक है, उन्होंने आजाद हिंद फौज के सामने जंग छेड़ दी, वहां पे प्लेन्स आने लगे और कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई, बहुत सारे लोग मर गए वहां पे। अब अगस्त 18 को 1945 वो सुभाष चंद्र बोस जो है वो टोक्यो जाने वाले थे, जापान जाने वाले थे, फॉर्मोसा ताइपाई एयरपोर्ट है, वहां से टोक्यो जाने वाले थे। ताइपे एयरपोर्ट मेरे ख्याल से फिलीपींस में है, फिलीपींस या सिंगापुर, ओके। तो वहां से वो जापान जाने वाले थे, लेकिन उनके प्लेन में फायर लग गई और उनको बहुत ही मतलब पूरे शरीर पे बर्न्स हो गए, जल गए थे वो। और जब ट्रीटमेंट चल रही थी उनकी, तो उनकी डेथ हो गई। मिस्ट्री जो है उनकी डेथ की वो अभी भी अनसॉल्व्ड है, उनको पता, किसी को पता नहीं है कि कैसे वो आग लगी और क्या हुआ, ठीक है। तो ऐसे सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई और वो शहीद हो गए। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस को अचीव करने की बात और पार्टीशन की बात करते हैं हम। ओके, इंडियन नेशनल आर्मी के जो कमांडर्स थे वो अरेस्ट कर दिए गए, ठीक है, और वो जंग के प्रिजनर्स के रूप में वो अरेस्ट हो गए। उनको ट्रायल पे रखा गया, ट्रायल मतलब उनको सजा दी गई, ठीक है, और देश धोखा करने के लिए, हम बोलते हैं ना देशद्रोही, उनको डिक्लेयर किया गया और उनको सजा दी गई। भुलाभाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने उनके केस लड़े थे, ठीक है, तो ये दोनों तो ऑब्वियसली वो लॉयर थे ना, जवाहरलाल नेहरू और भुलाभाई देसाई, तो उन्होंने केस लड़े थे। पूरी कंट्री में ये केस में बहुत इंटरेस्ट लिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको पनिशमेंट दी, प्रोटेस्ट हुए पूरे कंट्री में, ठीक है। अब ये ओपिनियन देखते हुए सारे लोग भड़क उठे थे, ठीक है, सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगे थे, रास्ते पे आ गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। गवर्नमेंट ने ये जो पनिशमेंट रखी वो विड्रॉ कर दी थी। ये इवेंट होने के बाद बॉम्बे में कुछ क्या हुआ पता है, बॉम्बे में जो नेवल फ्लीट था ब्रिटिशर्स का, नेवल फ्लीट मतलब उनकी जो शिप्स थी जिसमें इंडियन सोल्जर्स थे, इंडियन नेवी मतलब इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश नेवी में, वहां पे क्या हुआ, दगाबाजी हो गई। दगाबाजी मतलब इंडियंस ने मना कर दिया काम करने के लिए, या ऐसा कुछ हो गया। तो ब्रिटिशर्स को पता चला कि अब इंडिया जो है उसमें रूल लंबा समय चलेगा नहीं। फरवरी 20 1947 में एटली, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे, एटली नाम था उनका, उन्होंने अनाउंस किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सारे पावर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देगी एज पर कैबिनेट मिशन, और इंडिया को जून 1948 तक छोड़ देगी, मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगा। तो फरवरी 20 1947 को ये डिक्लेरेशन हो गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सारे पावर सौंप देने का। तो एक चेंज सिचुएशन हो गई और वहां पे लॉर्ड वेवल की जगह पे लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसरॉय के रूप में रखा गया। जब उन्होंने चार्ज लिया यहाँ पे तो कम्युनल राइट्स शुरू हो गए, ठीक है, दंगा फसाद शुरू हो गया और कंडीशन जो है इंडिया की बहुत ही बदतर हो गई। जुलाई 1946 में कांग्रेस को 201 सीट मिली थी 210 में से, और मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली थी 78 में से इंडिया में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। लीग जो है मुस्लिम लीग, ठीक है, वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रही थी, कांग्रेस को प्रेशराइज कर रही थी पाकिस्तान बनाने के लिए,
और 16 अगस्त 1946 को ये चीज का प्रेशर जो है वो गवर्नमेंट पे रखा गया। मुस्लिम लीग ने प्रेशर किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और जो पार्लियामेंट है उसमें उन्होंने प्रेशर किया कि भाई हमको पाकिस्तान चाहिए। तो भयंकर दंगा फसाद शुरू हो गई, ठीक है, और पूरे इंडिया में ये चीज फैल गई। ये सिचुएशन को देखते हुए सरदार पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं और बाकी सारे कांग्रेस लीडर्स ने माना कि अब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि मुस्लिम लीग की जो डिमांड है पाकिस्तान बनने की उसको एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग और जिना जो है वो एक अलग पाकिस्तान मांग रहे थे। मुस्लिम लीग ने सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग जो हुई थी दिसंबर 9 1946 को, वो बॉयकॉट करी। बॉयकॉट करी मतलब कोई मुस्लिम लीग में से कोई भी आया नहीं। मुस्लिम लीग ने खुद की जो मीटिंग थी वो रखी थी जनवरी 31 1947 को, और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम डिमांड रखेंगे पाकिस्तान की, एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम बनाएंगे। माउंटबेटन ने कन्विंस किया जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को, जो ये मैटर को समझते थे। उन्होंने बोला कि having a well organized central government having administrative units under the center shall be more peaceful and progressive instead of weak central government consisting of many autonomous and opposite constituents। तो यहाँ पे जो लॉर्ड माउंटबेटन ने बताया है वो हमारा बताया है थोड़ा सिविक्स का। वो ये बताया था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सेंटर में बहुत ही प्रॉपर हो, सही हो, मानने वाले हो, तो एक अच्छी पीसफुल और प्रोग्रेसिव इकोनॉमी गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन अगर एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसकी जो जगहें हैं, उसकी जो जमीन है वो उसके सामने पड़ जाए, ठीक है, तो एक बहुत ही खराब हालत हो जाएगी। तो नेशनल लीडर्स ने मानी कि ये बात सही है, उनकी बात सही है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए कंट्री का, ना कि वीक। ठीक है, सरदार पटेल और नेहरू ने ये मैटर गांधी जी से डिस्कस किया, और जिन्होंने गांधी जी ने भी एक्सेप्ट किया पार्टीशन विथ हैवी हार्ट। अब यहाँ पे देखिए एक फोटो दिया गया है हमको, फ्रीडम एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टीशन इन मीटिंग, जहाँ पे माउंटबेटन प्लान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर BR आम्बेडकर हैं, लॉर्ड माउंटबेटन हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, और यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, बाकी जो लीडर्स हैं। हाँ, वो हमको ये रहे जिना जी, मोहम्मद अली जिना, ठीक है, पाकिस्तान जो मांग रहे थे वहां पे वो ये है मोहम्मद अली जिना, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR आम्बेडकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, और लॉर्ड माउंटबेटन है। ओके, चलिए माउंटबेटन प्लान उसके थोड़ा बारे में उसके बात करते हैं, और पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। भाई मार्च 24 को वाइसरॉय माउंटबेटन ने अपनी स्कीम प्रेजेंट करी। अकॉर्डिंग टू हिम कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, पार्टीशन करना ही पड़ेगा। जो भी लीडर्स थे जैसे सरदार पटेल हैं, ये हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, BR आम्बेडकर हैं, उन्होंने ये चीज को समझा, मैटर को समझा। डिस्कशंस करने के बाद, इसके ऊपर सलाह सूचन करने के बाद फाइनली जून 3 1947 को वाइस रॉय ने डिसाइड किया कि भाई हम इंडिया को पार्टीशन कर देते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं माउंटबेटन प्लान। तो उनका जो पार्टीशन का जो पूरा प्लान था उसको माउंटबेटन प्लान बोला जाता है। कांग्रेस लीडर्स और मुस्लिम लीग उन्होंने ये प्लान को एक्सेप्ट किया, और माउंटबेटन प्लान जब इंप्लीमेंट होना था, ठीक है, तो क्या हुआ पता है, ईस्ट बंगाल जो अभी बांग्लादेश है, ठीक है, तो ईस्ट बंगाल और आसाम का एक छोटा सा प्रोविंस जिनका नाम था सिलेट, ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम ईस्ट पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। अब क्या हुआ, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल ये दोनों एक बंगाल था बड़ा सा, ठीक है, वो इंडिया के साथ मर्ज होने वाला था, ऐसा डिसीजन लिया असेंबली में। वेस्ट पंजाब जो है वो पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट होना चाहता था, वेस्ट पंजाब ज्वाइंट विद पाकिस्तान। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, सिंध, बलूचिस्तान, वो सारी चीजें पाकिस्तान को जाएंगी, वो डिसाइड किया गया। ओके, अब वो जो प्रॉब्लम था ईस्ट बंगाल का वो खींचने वाला था, और खींचने के बाद वो पूरा बांग्लादेश वाला पार्ट हो जाएगा। चलिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947। भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है अकॉर्डिंग टू माउंटबेटन प्लान पास किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस
इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन रहेंगे और जनाब जिन्हा जो है वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल रहेंगे। ये एक्ट के अंदर इंडिया के इंडिपेंडेंस के बारे में लिखा है कि भाई इंडिया के इंडिपेंडेंस जो है, जो ब्रिटिश रूल पे वो इंडिया डिपेंडेंट थी, वो अब खत्म। Therefore, Gandhiji considers this act as the one and only best and beneficial act given by Britishers to India। तो ये एक ही एक्ट जो है, ये था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, वो ऐसा एक ही एक्ट था जो अच्छा था और बेनिफिशियल था इंडिया के लिए, जो ब्रिटिशर्स ने हमको दिया। बाकी सारे एक्ट हमारे लिए बुरे माने गए थे। ओके, द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब जो यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन आए थे, उन्होंने न्यू दिल्ली में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया और अगस्त 14 की मिडनाइट को, ठीक है, वहां पे जो इंग्लैंड का फ्लैग था वो नीचे ला दिया और इंडियन नेशनल फ्लैग फहराया, ट्राई कलर वॉज होइस्टेड। डॉक्यूमेंट्स जो है इंडिपेंडेंस के इंडिया के, ठीक है, वो सारे माउंटबेटन से सी राजगोपालाचारी को दे दिए गए, जो नए इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे, सी राजगोपालाचारी, ठीक है, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए। सारा एटमॉस्फेयर एक्साइटमेंट से भर गया, ठीक है, और सारा प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ पावर कंप्लीट हुआ। अगस्त 15 1947 एक नई सुबह थी इंडिया के लिए। इंडिपेंडेंस फेस्टिवल बहुत ही बढ़िया और चीयरफुली मनाया गया पूरे कंट्री में। सब लोगों ने तोरण लटकाए हर सर अपने घर पे, फिर अच्छी चीजों के लिए दरवाजे पे तोरण लगाए, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, स्कूल्स में अलग अलग चीज जगहों पे स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, और लोगों ने एक जिन्होंने शपथ ली थी, ठीक है, ये शपथ पूरी होने पे गांधी जी को बधाई दी। लेकिन गांधी जी तो शौक में थे, हैं, इंडिया का पार्टीशन कर दिया है, और देयरफॉर वो पूरा शोक में चले गए और मेडिटेशन में चले गए। इंडिया बिकमिंग इंडिपेंडेंट एंड द इमीडिएट प्रॉब्लम्स ऑफ इट। तो अब इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग नेशंस बन गए थे, दो इंडिपेंडेंट नेशंस। माउंटबेटन प्लान और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत आ गए थे दो इंडिपेंडेंट नेशंस। ये रिजोल्यूशन जो हुआ उससे कई सारे प्रॉब्लम्स हुए। प्रॉब्लम सबसे पहला था कि मिलिट्री फोर्सेस जो हैं उसको रीऑर्गेनाइज करना, मिलिट्री को रीऑर्गेनाइज करना। कौन सी मिलिट्री इंडिया और कौन सी मिलिट्री पाकिस्तान, ठीक है, वो रीऑर्गेनाइज करना। कौन सी चीजें इंडिया में रहेंगी, कौन सी चीजें इंडिया में नहीं रहेंगी, पाकिस्तान में जाएंगी। डिस्प्यूट्स ओवर एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज हैं कौन सी इंडिया की हैं कौन सी पाकिस्तान की है। फिर जो उधार हैं जो क्रेडिट है वो उसका सब जो प्रॉब्लम है, अकाउंट जो है उसका प्रॉब्लम हुआ। रेफ्यूजीज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। रेफ्यूजीज कौन थे? जो पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते थे और इंडिया से जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे, उसका ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। पब्लिक सर्विसेज और सिविल सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कैसे रखना है, वो गवर्नमेंट में कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रखने, कौन से इंडिया में कौन से पाकिस्तान में। इंटरनेशनल बाउंड्रीज कौन कौन सी है, ठीक है, उसका तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अभी तक चल रहा है, ठीक है। और वेस्टर्न साइड जो है इंडिया का वो फिक्स किया जाना चाहिए था। ओके, एक 5 मेंबर की कमेटी जिसमें 2 मेंबर्स इंडिया से, 2 मेंबर्स पाकिस्तान से और लॉर्ड माउंटबेटन, वो 5 जन की कमेटी बनाई गई। ये कमेटी को सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए रखा था, ठीक है। ये लोग एक्सपर्ट्स थे सब्जेक्ट्स में, ये सारे चीजों में, तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। और कमेटी के अंतर्गत कई सारे और कमीशंस बनाए गए जिसमें और एक्सपर्ट्स को रखा गया, जिस पे ये प्रॉब्लम का बातचीत हो सके, सॉल्व हो सके। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ठीक है, तो उन लोगों को फाइनल डिसीजन मानना पड़ता किसी तीसरे का, ठीक है, आर्बिट्रेटर का, जो दोनों के बीच में सुलह करना चाहते हैं, उनका डिसीजन उनको मानना पड़ता, जिनमें एक इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव होता, एक पाकिस्तान का होता और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते। मिलिट्री कमांडेंट जनरल जो है इंडिया के, ठीक है, कंप्लाइड द पार्टीशन ऑफ आर्मी मिलिट्री।
तो मिलिट्री कमांडेंट जनरल है इंडिया के, उन्होंने पार्टीशन और आर्मी मिलिट्री वेपन्स कैसे देने उसका डिस्कशन कर दिया। ब्रिटिश आर्मी जो है वो फरवरी 28, 1948 तक यहाँ से चली गई थी, इंडिया को छोड़ दिया था उन्होंने। सारे ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज, मिलिट्री, जुडिशरी, उनको अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो इंडिया में रहेंगे या पाकिस्तान में जाएंगे। ठीक है, उनको बोला गया कि भाई आप कहीं पे भी रहेंगे, आपको ये सारी चीजें तो मिलेंगी, जैसे पैसे हैं, पे हैं, अलावेंस है, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस है, पेंशन है, ये सारी चीजों को आपको दिया जाएगा। बहुत सारे लोग दोनों कंट्रीज से माइग्रेट हुए, पाकिस्तान से कई सारे लोग इंडिया में आए, इंडिया से कई सारे लोग पाकिस्तान चले गए, उनके घर बार छोड़ के वो लोग, जैसे अगर वो चाहते हैं कि हम इंडिया में रहेंगे, पाकिस्तान वाले लोग अगर वहां पे कोई हिंदू रहते हैं, उनका घर है वहां पे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया में रहेंगे, तो यहाँ पे वो घर बार छोड़ के आ गए। इंडिया ने बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम ये सॉल्व किया, स्किलफुली और पेशेंटली, शांति से सॉल्व किया। तब के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने 562 स्मॉल और बिग प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया, 562 छोटे बड़े प्रिंसली स्टेट्स जो इंडिया में थे, उनको इंडियन यूनियन में इकट्ठा किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, आयरन विल एंड डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी, उनकी आयरन विल और उनके नेगोशिएशंस करने की तरीके, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए। Yet, long-term planning to find a solution to problems like effects of communal riots due to partition, the shock of Mahatma Gandhi's death to make independent India self-reliant with the help of good governance, the weak condition of Indian agriculture to create an atmosphere of peace and tranquility in the country, the internal and external security of the country, etc. became necessary. अब क्या हुआ बेटा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने का बहुत ही बड़ा प्रश्न रह गया। ठीक है, मतलब ये सारी चीजों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो प्रिंसली स्टेट्स को इंक्लूड किया और ये सारे, लेकिन सॉल्यूशन ढूंढना अभी भी बाकी था। कौन सी प्रॉब्लम्स का? कम्युनल रायट्स का, जो पार्टीशन की वजह से हुए। पार्टीशन की वजह से जो कम्युनल रायट्स हुए, उसका जो सॉल्यूशन लाना था वो अब रह गया, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। महात्मा गांधी की जो डेथ हो गई, ठीक है, वो शॉक में पूरा इंडिया जो पड़ा हुआ था, वो हम देखेंगे। मतलब वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस लाना जरूरी था, इंडिपेंडेंट इंडिया बनाना, सेल्फ रिलायंट बनाना, गुड गवर्नेंस देना। ठीक है, ये सारी चीजों जो गांधी जी ने सपने देखे थे इंडिया के लिए, वो उसका सॉल्यूशन लाना था। इंडियन एग्रीकल्चर की जो वीक कंडीशन है, ठीक है, उसको अच्छा बनाना था, उसका सॉल्यूशन लाना था। शांति और स्थापना बनाए रखना कंट्री के अंदर, ठीक है, एक एटमॉस्फेयर ऐसा बनाए रखना शांति का, उसका जरूरी था। कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का जो क्वेश्चन था, वो बहुत ही जरूरी रह गया। भाई ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना बहुत ही जरूरी था। अब ये समय था जहां पे ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाना था। ठीक है, चलिए यहां पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे, ठीक है, और बात करेंगे आगे। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तो भाई ये चैप्टर एक बार और पढ़ लीजिएगा, चैप्टर नंबर 5 मूवमेंट टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, एक बार पढ़ लीजिएगा शुरुआत से एंड तक, आपको 70% तक याद रह जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाय बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।